हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन स्क्वाड नंबर 165 इसका हम जो सीबीएसई के द्वारा सैम्पल पेपर टर्म फर्स्ट का भेजा गया है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो ये सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई की तरफ से, इसमें मेनली क्या है कि इस बार जो आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा, दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी आपका एमसीक्यू टाइप ही होगा। और इस एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम्स के अंदर मेनली 50 क्वेश्चन आएंगे और आपका जो पेपर होगा वो आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर मेनली बच्चों 20 क्वेश्चंस होंगे और जिसमें से आपको 16 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन बी के अंदर भी 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और जो सेक्शन सी होगा इसके अंदर भी कितने होंगे, आपके 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको ओनली 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपका जो पेपर होगा वो 25 मार्क्स का होगा और सभी जो क्वेश्चन होंगे वो इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा वो होगा 90 मिनट्स, मतलब कि 1.5 घंटे का। तो देखिए बच्चों, हम जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेबस है 10th का जो टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम में आएगा, उसमें से जो क्वेश्चन डिवाइड होंगे हैं जो इस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग है सीबीएसई के, मेनली जो आपके जो 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन आपके HTML में से आए हुए हैं और जो 20 क्वेश्चन है वो साइबर एथिक्स में से आए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने साइबर एथिक्स की तैयारी नहीं की है तो वो अच्छे से करें, साइबर एथिक्स की तैयारी भी और HTML की तैयारी भी अच्छे से करें, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके HTML में से इसके अंदर आए हुए हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसके अंदर। तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर आता है। तो देखिए ऑप्शंस क्या है इसके अंदर, फोटोशॉप, MS पेंट, लिनक्स, विंडोज़। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, और ये साइबर एथिक्स के अंदर से आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसका सोर्स क्या हो, ओपन हो। तो जिसका सोर्स ओपन होगा तो वो अवेलेबल क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपनली होगा। तो यहाँ पे क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं यहाँ पे, फोटोशॉप तो एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, MS पेंट भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ क्या है, विंडो तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीनों तो क्या हो गए, यहाँ से एक्सक्लूड ही हो गई। तो लास्ट में क्या रह गया, लिनक्स। लिनक्स क्या है, हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, लिनक्स होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, HTML टैग टू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन। कह रहा है कि कौन सा HTML टैग यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए HTML का क्वेश्चन आ गया है। तो देखें यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, H1, HR, H लाइन, नन ऑफ द अबव। तो H1 जो होता है वो होता है किस लिए, हेडिंग्स के लिए। H लाइन यहाँ पे कोई टैग नहीं है। और HR होता है हॉरिजॉन्टल रूल, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज़ करते हैं HTML के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रूल, जिसको HR टैग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। वो क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मीन्स, मतलब कि जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो सिक्योर कैसे होगा, उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शंस हैं, डाटा इज असेसेबल बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब कि ट्रांसमिशन के दौरान जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उस दौरान कोई अनऑथराइज पर्सन उसको क्या कर ले, एक्सेस कर ले। इसका मतलब तो सिक्योर नहीं होगा, जब कोई दूसरा पर्सन ही उसको एक्सेस करे तो वो सिक्योर कहाँ से हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, डाटा कैन नॉट बी एक्सेस बाय एनी अनऑथराइज पर्सन। तो डाटा जो है अनऑथराइज पर्सनस के द्वारा क्या हो, एक्सेस ना किया जा सके, तो ये हो सकता है। बाकी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा हैपन्स ईजिली, ट्रांसमिशन क्या हो, डाटा का ईजिली हैपन हो। जो डाटा ट्रांसमिशन ईजिली हैपन हो गया तो वो सिक्योर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, कि डाटा क्या हो, किसी अनऑथराइज पर्सन। अनऑथराइज पर्सन वो होता है जिसको हम ऑथराइजेशन नहीं देते, मतलब कि जिसको हमारा पासवर्ड और यूज़र ID नहीं पता हो, तो वो कैसे उसको एक्सेस कर लेगा, तो वो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन होगी।
उसके ये क्वेश्चन भी क्या है, साइबर एथिक्स में से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ये HTML का क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या है, द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। जो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, इसको करेक्ट HTML कोड को किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट p प्लस उसका 2 सबस्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अपने को p प्लस क्यू है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाता है, गलत ही हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे क्यू वगैरह तो कुछ आ ही नहीं रहा। उसके बाद है p प्लस क्यू सब सुपरस्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, दो टैग होते हैं मेनली HTML के अंदर, एक तो सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। तो देखिए जब आपको क्या करना हो, ऊपर की ओर आपको जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर में लेके जाना तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अगर पैर में हो, जैसे H2O होगा तो वहाँ पे पैर में होगा, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, सबस्क्रिप्ट, सब नीचे जो पैर में होगा तो वहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, सुपरस्क्रिप्ट टैग का ही यूज़ होगा। तो यूज़ कैसे होगा, देखिए अगर आपने HTML किया है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर सी होगा, क्योंकि p प्लस क्यू उसका होल स्क्वायर करना है तो अपने को सुपरस्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर सेकंड वाले में भी तो सेम कर रखा है, पर बच्चों सेकंड वाले में ब्रैकेट नहीं लगा रखी p प्लस क्यू के साथ, जबकि हमारा जो ऊपर क्वेश्चन है उसमें ब्रैकेट लगी हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी वाला। अगर आपको ये टैगिंग वगैरह नहीं आती, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, तो इसके ऊपर मैं एक पूरी HTML की एक वीडियो बनाने वाला हूँ 1-2 दिनों के अंदर, जिसमें आपको HTML के सारे टैग समझाऊंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा 5th क्वेश्चन, विच HTML टैग कोज ब्राउज़र टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक। कह रहे कि कौन सा HTML टैग है जिसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। तो अगर आपने MS वर्ड यूज़ किया है तो वहाँ पे आपको पता होगा MS वर्ड के अंदर BIU 3 ऑप्शंस होते हैं होम टैब पे, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक और U फॉर अंडरलाइन। सेम एज क्या होता है HTML के अंदर भी, हम अगर हमने किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं I टैग का। कौन से टैग का, I टैग का। तो इसका C वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। कौन सा, C वाला, I से स्टार्ट और उसके बीच में टेक्स्ट और फिर I को क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज इज, मतलब कि इन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों में से करेक्ट कोड कौन सा है इमेज को इंसर्ट करने का। तो देखिए पहला है img href इक्वल टू में img.gif, दूसरा है img.gif, तीसरा img src इक्वल टू में img.gif और चौथा है img src। तो इनमें से देखिए बेटा चौथे वाला बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन है imghref, href कहते हैं जिसको। कभी भी इमेज टैग के साथ href नहीं आता, href आता है एंकर टैग, जो लिंक बनाने वाला टैग होता है, A टैग कहते हैं जिसको, उसके साथ हमेशा आता है क्या, href। दूसरा है img के साथ क्या आता है, src आता है, और इमेज कोई टैग होता नहीं और img के साथ हमेशा src आएगा। तो चौथे वाला ऑप्शन है D ऑप्शन, उसी वो बिल्कुल सही किया हुआ है जिसमें img का src लगा के उसका सोर्स बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट वैलिड फॉर द बॉडी टैग। इनमें से बॉडी टैग के लिए कौन सा एट्रीब्यूट वैलिड नहीं है। पहला एट्रीब्यूट है इसके अंदर बैकग्राउंड, दूसरा है कलर, तीसरा है वी लिंक और चौथा है बिजी कलर। अब देखिए अगर आपने HTML किया है तो आपको पता होगा बॉडी टैग में हम बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं ताकि पूरी बॉडी की बैकग्राउंड चेंज हो जाए। हम विजिटेड लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर विजिटेड लिंक भी लगा सकते हैं, बिजी कलर भी लगाते हैं कि बैकग्राउंड का कलर आ जाए। हम सिर्फ क्या कर, अब कलर कोई यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं होता किसका, बॉडी का, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डैश एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। कह रहे कि कौन सा एट्रीब्यूट है जो किसी इमेज फाइल की लोकेशन बताता है। मैंने अभी 6th क्वेश्चन में बताया था कि img के साथ
हमेशा SRC एट्रीब्यूट लगाया जाता है जो हमेशा लोकेशन बताता है किसकी, इमेज की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला आएगा SRC। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, पेटेंट, ट्रेडमार्क, पासवर्ड, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि मतलब कि नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। पेटेंट तो क्या है, इंटेलेक्चुअल राइट्स के अंदर ही आता है। ट्रेडमार्क्स भी क्या है, इंटेलेक्चुअल राइट्स। अगर किसी बंदे ने ट्रेडमार्क ले लिया अपनी कंपनी का तो वो इंटेलेक्चुअल राइट्स है उसका। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी क्या है, उसका खुद का डिज़ाइन है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आ जाएगा। अब मेन क्या है, पासवर्ड जो है वो इंटेलेक्चुअल राइट्स के अंदर नहीं आता, तो इसका आंसर क्या आएगा, पासवर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, द एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग स्पेसिफाइज एन alternate text for an image if the image cannot be displayed due to any reason। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई इमेज इंसर्ट कर दी है। इमेज इंसर्ट करने के बाद अगर वो आपकी इमेज आपकी ब्राउज़र में शो नहीं हो रही तो उस इमेज की जगह पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा आ जाए, तो उस टेक्स्ट को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, कौन से टैग का या एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए एक टैग होता है, एट्रीब्यूट यूज़ होता है, ALT, ओल्ट कहते हैं जिसको। तो इसका आंसर आएगा पहला ओल्ट टैग, ओल्ट एट्रीब्यूट जो होता है यूज़ किया जाता है इमेज इंसर्ट करते टाइम। नेक्स्ट है बच्चों 11th क्वेश्चन, वाइल क्रिएटिंग ए वेब डॉक्यूमेंट। जब भी आप कोई वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, विच यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ। अब कह रहे हैं कि जब भी आप कोई वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो कौन सी यूनिट जो होती है आपकी इमेज की हाइट और विड्थ को एक्सप्रेस करती है। तो ऑप्शंस हैं सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स, डॉट्स पर इंच, इंचेस। आई थिंक आप सबको पता होगा इसका आंसर, ना तो सेंटीमीटर होता है, ना ही कोई DPI होता है, ना ही इंचेस में हम पिक्चर्स की हाइट विड्थ मापते हैं। हम क्या करते हैं, पिक्सल्स का यूज़ करते हैं कि 1024 पिक्सल इंटू में 720 पिक्सल, ये पिक्सल्स ही यूज़ किए जाते हैं वेब कंटेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या देखिए, प्रीति नीड्स टू सेंड ए वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कुलीग। कह रहे कि प्रीति क्या करना चाहती है, अपनी किसी फ्रेंड को या किसी को भी एक अपनी कुलीग को क्या करना चाहती है, कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज भेजना चाहती है सिक्योर चैनल के साथ। ही यूजेज ए टेक्निक वेयर एन एक्चुअल मैसेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनरीडेबल मैसेज। कह रहे कि वो क्या कह रही है, एक टेक्निक को यूज़ करती है जिसमें क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो अनरीडेबल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन पहले क्या आता था, व्हाट इज इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सुना होगा आपने, कि आप क्या करते हैं जब अपने रीडेबल फॉर्म को अनरीडेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन कहते हैं। और जब अनरीडेबल फॉर्म को रीडेबल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है तो वो क्या है, डिक्रिप्शन होता है। तो इसका आंसर तो आएगा इनक्रिप्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपका पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म है। जब भी आप कोई पासवर्ड एंटर करते हैं तो वहाँ पे सिफर आ जाता है, जो आपको स्टार स्टार आते हैं, आपको पासवर्ड दिखाई नहीं देता। वो कौन सी फॉर्म होती है, इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन जो है, विच इज़ द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। तो HTML के अंदर जो है अगर आपने कमेंट करना है, कोई जो HTML का प्रोग्राम है उसके अंदर कोई कमेंट लिखना है, तो उसके लिए सही टैग कौन सा होगा, तो उसके लिए सही टैग होगा B वाला, जो करेक्ट टैग। इसमें कुछ बताने वाला तो है नहीं क्योंकि B वाला जो है इसका ऑप्शन से टैग है, बिल्कुल सही है। कमेंट यूज़ किस लिए होता है, देखिए मेनली अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं HTML का और वहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाते वक्त कुछ आपने इमेज लगाई या कुछ डाटा डाला जिसको आपको बाद में कल को मान लीजिए कुछ चेंजिंग करना है, तो आपको याद रह जाए कि आपने वहाँ पे क्या लिखा था, क्या चेंज करना है, कहाँ पे चेंज करना है, तो आप क्या देते हैं, साथ में कमेंट दे देते हैं। वो कमेंट आपको ब्राउज़र में रिज़ल्ट में शो नहीं होगा कभी भी, बट जिसने कोडिंग की है ना, वो जब कोडिंग फेस को दोबारा से ओपन करेगा तो वहाँ पे वो देख के इसको कभी भी पता लग जाएगा उसको कि इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज दैट आर इंसर्टेड इन वेब पेज इज डैश। कह रहे कि जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है किसी भी इमेज की जो इंसर्ट कर रहे हैं वेब पेज में, क्या होती है? तो उसकी जो अलाइनमेंट रहेगी ना तो लेफ़्ट रहेगी ना ही राइट रहेगी, वो क्या होती है? इनलाइन विद टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उसके साथ उसकी अलाइनमेंट इनलाइन रहेगी। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करना, किसी टेक्स्ट के साथ इमेज को इंसर्ट करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी ऑफ डाटा। किसी भी डाटा की सिक्योरिटी के लिए आप कौन सी इनमें से टेक्निक यूज़ करते हैं? पहली टेक्निक है ऑथेंटिकेशन, दूसरी है ऑथराइजेशन, तीसरी है एन्क्रिप्शन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए तीनों की तीनों टेक्निक्स जो हैं वो सारी की सारी किसी भी डाटा को सिक्योर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ऑथेंटिकेशन भी सिक्योरिटी के लिए यूज़ की जाती है, ऑथराइजेशन भी सिक्योरिटी के लिए यूज़ की जाती है और एन्क्रिप्शन भी सिक्योरिटी के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव। देखिए, और इसको एक्सप्लेन में पढ़ना है तो आपने इंक्रिप्शन मैंने बता ही दिया था आपको क्या होता है। जब आप क्या करते हैं किसी भी डाटा को क्या कर देते हैं अनरीडेबल फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं तो वो क्या होता है? इंक्रिप्शन होता है। ऑथराइजेशन क्या होता है कि आपने क्या किया, कोई डाटा बनाया या पासवर्ड बनाया तो आप उसके ऑथराइज यूज़र हैं, आपको ही उसका पासवर्ड पता है। और उसी तरह ऑथेंटिकेशन क्या होता है? किसी भी आईडी बनाना, उसका पासवर्ड होना, वो आपको ही पता होना। तो ऑथेंटिकेट कौन होगा? अगर मैंने आपको बता दिया तो आप ही उसके ऑथेंटिकेट होंगे, कोई दूसरा पर्सन उसको ऑथेंटिकेट नहीं होगा, ना ही कोई दूसरा पर्सन उसको यूज़ कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? तो देखिए ऑप्शंस हैं प्लेगरिज्म, दूसरा है फिशिंग, तीसरा है यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर, चौथा है हैकिंग। तो देखिए पहला है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या एक साइबर क्राइम है। प्लेगरिज्म अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि किसी दूसरे के डाटा को चोरी करके, किसी की दूसरे की किताब पढ़ ली हमने, उसमें से 4 किताबें पढ़ ली, उन चारों किताबों में से थोड़ा थोड़ा डाटा उठाया और एक खुद की किताब बना दी, तो वो क्या कहलाता है? प्लेगरिज्म कहलाता है। मतलब कि किसी दूसरे के वर्ड्स को चेंज करके अपने वर्ड बना लेना प्लेगरिज्म कहलाएगा। उसी तरह से क्या होगा, साइबर क्राइम पूछा तो इसमें फिशिंग भी क्या एक साइबर क्राइम है। उसी तरह से हैकिंग भी क्या है, किसी का डाटा हैक कर लेना, कंप्यूटर हैक कर लेना, मोबाइल हैक कर लेना, वो भी क्या है? साइबर क्राइम है। फिशिंग में क्या होता है, हमारे पास मेल्स आती हैं, स्पैम मेल लिंक आते हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा चोरी हो जाता है या हमारे कंप्यूटर के ऊपर नज़र रखी जाती है, तो वो जिससे हमारा डाटा चोरी होने का डर रहता है। बट कोई भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करना वो कोई भी साइबर क्राइम नहीं है। हम बहुत सारे लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ भी करते हैं, वो कोई क्राइम नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 17th क्या होता है? देखिए द डैश इज ए सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड रिमेन विद द ओनर। कह रहे कि डैश इज ए सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ मॉडिफिकेशन, जिसके साथ क्या होते हैं उसके मॉडिफिकेशन के एक्सक्लूसिव राइट्स भी आते हैं सोर्स के कोड के अंदर और वो हमेशा उसके ओनर के पास रहेंगे। तो ऑप्शंस हैं क्या क्या? पहला है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो तो ओपन ही है, तो वो उसके लिए कोई ना तो राइट्स आएंगे ना कुछ आएगा, वो तो ओपन है। फ्री वायर सॉफ्टवेयर भी फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी फ्री है। जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ना, वो उसके जो सारे के सारे लाइसेंस हैं या कोड है वो क्या होंगे, किसके पास रहते हैं? उसके ओनर के पास रहते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4th वाला प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। फ्री वाला कुछ भी नहीं यूज़ होगा इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए ए डैश इज़ द राइट गिवन A dash is the right given by the government to an inventor to protect his or her inventions from being used copy for a fixed period of time। कह रहा है कि ए डैश इज़ द राइट, एक ऐसा राइट बताओ जो दिया जाता है, राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है किसी भी इन्वेंटर को, किस लिए? टू प्रोटेक्ट हिज हर इन्वेंशन, ताकि वो उसने जो भी इन्वेंशन की है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके, ताकि उसको कोई भी बंदा क्या है बीइंग यूज्ड कॉपी फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कोई और बंदा उसको कॉपी वगैरह ना कर सके।
फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक। तो इसमें क्या होता है, एक तो कॉपीराइट होता है, दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तीसरा है पेटेंट और चौथा है ट्रेडमार्क। तो बच्चों ये चारों के चारों ऑप्शंस ना सही लगते हैं हमें जब हम पेपर करने जाते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाया हुआ है देखिए, ए डैश इज़ द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब कॉपीराइट वाला तब आता जब यहाँ लिखा होता कि ऐसा कौन सा राइट है, ऐसा कौन सा राइट है जो एक पर्सन को दिया जाता है उसके वर्क के लिए। जैसे मान लो कोई गाना बनाया या मूवी बनाई तो वो क्या करते हैं, कॉपीराइट से ले लेते हैं उसके, तो वहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है। तो यहाँ पे कॉपीराइट तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है कि ए डैश इज़ द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर, इन्वेंटर को दिया गया राइट, ठीक है, तो ताकि वो टू प्रोटेक्ट हिज हर इन्वेंशन, ताकि वो अपनी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करके रख सके, ताकि कोई और बंदा उसको चोरी ना कर सके। तो यहाँ पे ना तो इंटेलेक्चुअल राइट आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो किसी प्रॉपर्टी राइट्स के लिए होता है। और ट्रेडमार्क क्या होता है, कंपनी का कोई ट्रेडमार्क होता है। तो तीनों ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका पेटेंट। कौन सा आंसर आएगा, पेटेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग। कह रहे कि इनमें से कौन से फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट नहीं है। कलर भी फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट होता है, फेस भी होता है, क्योंकि फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज भी होता है। फॉन्ट का टाइप नहीं होता, फॉन्ट का स्टाइल होता है, जिसको फॉन्ट फेस कहा जाता है HTML के अंदर, और MS वर्ड में उसको फॉन्ट का स्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट का टाइप कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होगा फॉन्ट का, तो इसका आंसर आएगा फॉन्ट का टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन देखिए, द डैश टैग डिस्प्ले टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म। अब देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट वाला, तो यहाँ पे कौन सा टैग है जो सबस्क्रिप्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो हमको पता है SUB सब जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। अगर आपने HTML अच्छे से कर रखी है तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आने वाली। अगर HTML अच्छे से नहीं की हुई तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं इसके अंदर HTML से रिलेटेड, आप उन वीडियोज़ को देखिए। आपको कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सके उनको। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए HTML से रिलेटेड कि आपको HTML अच्छे से डीपली समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको HTML की वीडियो जो है बना के इसके अंदर डाल दूँगा अच्छी सी, ताकि एक अलग अलग प्रोग्राम बना दूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप करेंगे ना अच्छे से आपको इजीली समझ आ जाएगा और इजी तरीके से समझाया जाएगा इस चैनल के ऊपर। उसके बाद हम, ये तो था हमारा सेक्शन A जो कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सेक्शन B के अंदर। अब सेक्शन B में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 21st क्वेश्चन है, अरुण क्लिक्स ऑन ए लिंक। अरुण ने क्या किया, एक लिंक के ऊपर क्लिक किया टू रिसीव। Arun clicks on a link receiving a message on his phone which promises him a complimentary trip to a destination of the choice. He forwards this message to his friend Panchul and asks him to do the same. But Panchul refuses and tells Arun that his personal and private information such as online account names, login information and password can be stolen and he should be careful to such dash attacks. अब क्या कह रहा है कि अरुण के पास क्या हुआ, एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसके पास कोई कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिप के बारे में मैसेज आया था, डेस्टिनेशन उसकी मर्जी का था। उसने क्या कर दिया, उस मैसेज को अपने फ्रेंड को भी भेज दिया जिसका नाम था पंशुल। उसने कहा भी तू भी ये कर, क्लिक कर इसके ऊपर, पर पंशुल ने रिफ्यूज़ कर दिया उस पर क्लिक करने का। और उसने ये कहा कि अरुण को कि अगर ऐसा करेगा तो तेरी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सारी की सारी, तेरा नेम हो गया या लॉगिन इन्फॉर्मेशन या पासवर्ड, वो सारी की सारी चोरी हो जाएंगी अटैकर्स के द्वारा। तो इस अटैक को क्या कहते हैं, तो इस अटैक को मैंने आपको अभी क्वेश्चन में भी बताया था एक, इस अटैक को कहते हैं फिशिंग। क्या कहते हैं, फिशिंग। जो पहला आंसर है इसका फिशिंग कहेंगे इसको, कि आपके पास कोई लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, चोरी हो जाता है, तो इसे कहते हैं फिशिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड। तो ये एक HTML का कोड दिया हुआ है, OL टाइप इक्वल टू में आई यहाँ पे छोटा दे रखा है, तो छोटी रोमन की जो है गिनती आएगी वो इसके अंदर आनी चाहिए। और लिस्ट दे रखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, OL क्लोज। अब इसने कहा है कि 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए आपने देखा है OL टाइप क्या है, OL टाइप आई दे रखा है, वो भी छोटा, तो इसका मतलब क्या है
छोटी रोमन की क्या होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 बड़े वाली है 2 छोटे वाली, तो ये तो क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शंस रह गए 2, एक्सक्लूड करना सीखिए। अब वहाँ पे अपने को दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इन दोनों में भी क्या कर रखा है इसने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इनमें से क्या होगा, सही कौन सा है ये देखिए। अब सही ना कौन सा है, आप चीज़ नोट कीजिएगा। सही कैसे आएगा पता लगेगा आपको, वो बताता हूँ। ये देखिए ये सही आएगा यहाँ पे आई के साथ जो डॉट लगा हुआ है ना, डॉट, आई डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट, ये वाला सही है। क्योंकि ऑलवेज क्या होता है जब आप टाइप लेंगे तो उसके साथ डॉट जरूर लगाएगा, तो इसका ऑप्शंस बी वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए। चार्लिन इज एन आर्टिस्ट सच शी डिस्प्लेज हर आर्ट वर्क ऑन द इंटरनेट यूजिंग हर वेबसाइट टू अट्रैक्ट बायर्स। चार्लिस क्या कोई आर्टिस्ट है जो क्या करती है, आर्ट वर्क अपना इंटरनेट के ऊपर डिस्प्ले करती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वन डे वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट शी डिस्कवर्स दैट अनदर आर्टिस्ट हैड डिस्प्लेड हर पेंटिंग पोर्ट्रेइंग इट ऑन इज ऑन। कह रहे कि एक दिन उसने क्या किया, इंटरनेट सर्फ कर रही थी, इंटरनेट पे देखा कि किसी और आर्टिस्ट ने भी क्या कर रखा है, खुद की वेबसाइट के ऊपर उसकी पेंटिंग को क्या कर रखा है, शो कर रखा है। विच राइट ऑफ चार्लिन वाज इन्फ्रिंग, तो कौन सा राइट था चार्लिन का, वो इन्फ्रिंग्ड हो गया। तो इसका आंसर आएगा बी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्योंकि वो प्रॉपर्टी थी इंटेलेक्चुअल किसकी थी, वो थी चार्लिन की थी। बट कोई यूज़ कोई और कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो गया, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हो गया, इन्फ्रिंग्ड हो गया। अब देखिए ऑप्शंस और भी हैं, डिजिटल प्राइवेसी राइट, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्राइवेसी राइट। ना तो डिजिटली यहाँ पे कुछ इन्फ्रिंग्ड हुआ और इंटेलेक्चुअल प्राइवेसी राइट कोई होता नहीं, क्योंकि अगर प्राइवेसी तो कोई थी नहीं इसके अंदर, यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसकी तो वो प्रॉपर्टी राइट इन्फ्रिंग्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे हम 24th क्वेश्चन। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज। कह रहे कि इनमें से सबसे बड़ा टेक्स्ट साइज किस में होगा। ये हेडिंग्स दी हुई हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ 6 तरह की हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो हेडिंग होती है सबसे बड़ी होती है, H6 क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कौन सी होगी, H2 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 25th। वी कैन क्रिएट ए नंबर्ड लिस्ट यूजिंग द डैश टैग। कह रहे हैं कि हम कौन से टैग को यूज़ करके नंबर्ड लिस्ट बना सकते हैं। तो आपको लिस्ट का पता होना चाहिए। लिस्ट कौन कौन सी तरह की होती हैं, लिस्ट 3 तरह की होती हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है यूएल, अनऑर्डर लिस्ट जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर लिस्ट वो होगी जिसमें एक ऑर्डर होता है, जैसे कि ABC 1 2 3। डी डेफिनेशन लिस्ट होती है जिसमें हम डेफिनेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक हेडिंग होती है और बाकी उसकी डेफिनेशंस होती हैं। तो यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट है तो नंबर्ड लिस्ट क्या होगी, ऑर्डर लिस्ट होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा, OL। उसके बाद नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन। अब 26th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग। कह रहे कि इनमें से कौन सा साइबर बुलिंग का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, देखिए। पहला ऑप्शन है कॉपिंग ए क्लासमेट पर्सनल फोटो अगेंस्ट हिज हर परमिशन फ्रॉम हिज सोशल मीडिया अकाउंट एंड सेंडिंग इट टू अदर फ्रेंड्स ऑन देयर ईमेल्स। मतलब कि किसी भी फ्रेंड की क्या करना, फ़ोटो उठाना सोशल मीडिया से और किसी दूसरे फ्रेंड को भेजना या उसमें कुछ चेंज करके ईमेल करना, तो वो क्या है, वो तो क्या है भाई, साइबर बुलिंग है उस बच्चे की। तो इसका ऑप्शन नहीं है, ये गलत है। सेकंड है बुलिंग ए क्लासमेट इन द स्कूल कॉरिडोर। अब देखिए स्कूल कॉरिडोर के अंदर किसी क्लासमेट को कुछ बोल दिया, वो साइबर बुलिंग तो नहीं है, वो तो फेस टू फेस बुलिंग हो रही है। तीसरा ऑप्शन है थ्रेटनिंग समवन ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के ऊपर इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक साइबर बुलिंग है। चौथा है पोस्टिंग मीन मैसेज अबाउट समवन ऑन देयर सोशल मीडिया। अब किसी भी पोस्ट के ऊपर किसी को कुछ बोल देना सोशल मीडिया पे, वो भी क्या है, साइबर बुलिंग है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना,
वो साइबर बुलिंग नहीं है, तो इसका आंसर बी आएगा। अब तुम ध्यान क्या रखना बच्चों, इसमें 3 ऑप्शन और भी दे रखे हैं, वो साइबर बुलिंग के दे रखे हैं, तो कई बार क्वेश्चन उल्टा आ जाता है कि इसमें से अपने को साइबर बुलिंग बताओ कौन सी है, तो आपको ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन आ सकता है, या एक ऑप्शन में से उठा ले बाकी दूसरे उठा सकता है वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्ट विल क्रिएट ए बिल्टेड लिस्ट। कह रहे हैं कि आपने को बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ लिस्ट को होती है, बिल्टेड लिस्ट होती है। तो इतना आसान क्वेश्चन है ये, देखिए पेपर में आया हुआ। पहला है अनऑर्डर, दूसरा है ऑर्डर, तीसरा है डेफिनेशन, चौथा है नंबर। अब देखिए एक्सक्लूड क्या कीजिए, ऑर्डर लिस्ट क्या होगी जो नंबर लिस्ट होगी, नंबर लिस्ट क्या होगी जो नंबर लिस्ट है, डेफिनेशन में डेफिनेशन आती है। तो बिलेट लिस्ट कौन सी होती है, बिलेट लिस्ट होती है जिसमें कोई भी नंबर सीरीज सीक्वेंस नहीं होता, तो वो क्या होती है, बिलेट लिस्ट होती है। जैसे कि हम स्टार लगा देते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसके आगे स्क्वायर लगा देते हैं, सर्कल लगा देते हैं कोई भी लिस्ट के आगे, तो वो क्या कहलाती है, बिलेट लिस्ट। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है HTML टैग का वो करेक्ट है। तो देखिए हमें HTML टैग का अगर स्ट्रक्चर पता है, हमने अगर लैब के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर HTML के प्रोग्राम बनाए हैं, तो हमें पता होगा कौन सा इसके अंदर सही स्ट्रक्चर है। तो HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर टाइटल को क्लोज कर देंगे, उसके बाद हेड को क्लोज कर देते हैं, बॉडी आ जाता है, बॉडी को क्लोज, HTML को क्लोज। इसके अंदर जो पहले वाला ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब ने इतना तो किया ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है कई बार, क्या HTML आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नहीं, HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि अगर आपने HTML टैग को कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में उसको स्मॉल लेटर्स में बंद कर दिया है, तो आपके HTML के प्रोग्राम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए आपकी HTML जो है कोस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आपको अच्छा ही लग रही है वीडियो बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं आपके लिए, आपके पेपर के लिए। आप अगर ये वीडियो देखते रहे ना, मैं आपको ऐसी वीडियो दूंगा कि आपको पेपर में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10th के एग्ज़ाम के अंदर आप मेरी वीडियो देख के ही फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे हम 29th क्वेश्चन के ऊपर। प्रथम इज एक्साइटेड टू यूज़ ए न्यू सॉफ्टवेयर। प्रथम क्या है, एक्साइटेड है, कोई नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड, जो क्या है फ्रीली अवेलेबल है डाउनलोड के लिए नेट के ऊपर, बट ही कांट मॉडिफाई और चेंज द सोर्स कोड। बट वो उसके जो सोर्स कोड है उसको चेंज नहीं कर सकता। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है इसका, ओपन सोर्स तो कर नहीं रहा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका सोर्स ओपन होता है और उसके हम सोर्स को चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो सोर्स को चेंज नहीं कर सकता। कई बच्चे क्या होते हैं, ओपन सोर्स पे निशान लगाते हैं, वो ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और उसको चेंज भी कर सकते हैं, बट उनको ये तो पता नहीं होता चेंज। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ चेंज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आएगा पहला फ्री वायर। फ्री वायर जो होता है, जो सॉफ्टवेयर, फ्री फायर नहीं है, गेम की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे फ्री वायर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके हम कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आया था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 30th। क्वेश्चन नंबर 30th क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30th कह रहा है प्रियांशु हैज़ रिटन द फॉलोइंग कोड स्निप्ड एज ए पार्ट ऑफ HTML प्रोग्राम। प्रियांशु ने क्या किया, एक कोड लिखा जिसमें लिखा इसने बी टैग लगाया, बी मीन्स बोल्ड, अगर आपको पता हो HTML किया हो तो। उसके बाद मिस्ट्री मून, बी बंद। अब देखिए बी टैग, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इतना आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बी वाला, जो बी है, क्योंकि बी से बोल्ड हो जाएगा। अब पहले वाले में बोल्ड नहीं किया हुआ, सेकंड में बोल्ड बिल्कुल सही आंसर, थर्ड वाले में इटैलिक कर दिया, बोल्ड किया, इटैलिक कर दिया, चौथे वाले में इटैलिक कर दिया, तो आंसर आएगा इसका बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे 31st क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कोड। इस कोड लिखा हुआ है इन्होंने, इमेज src इक्वल टू में computers.jpg, विड्थ इक्वल टू में और हाइट इक्वल टू में, फिलिंग द ब्लैंक्स टू सेट द इमेज साइज 250 पिक्सल्स वाइड एंड 400 पिक्सल्स टॉल। कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपकी जो इमेज इंसर्ट की है उसको 250 पिक्सल्स तो विड्थ करना है
वाइड करना है और 400 पिक्सल टॉल करना है, तो आप क्या करेंगे, क्या डालेंगे, क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, विड्थ आपकी 250 होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, 400 होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है पहला इस पर टिक कर देंगे तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैग रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML। HTML के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है जिसको डेफिनेशन लिस्ट भी कहा जाता है। तो उसके लिए आप कौन से टैग यूज़ करेंगे? तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए 3 टैग यूज़ होते हैं, DL, DT, DD। DL होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT होती है डेफिनेशन टर्म, जो डेफिनेशन की हेडिंग होगी वो, और DD होता है डेफिनेशन डाटा। तो ये तीनों की तीनों यूज़ होंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीज़न फॉर द डिजिटल डिवाइड इन डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है डिजिटल डिवाइड का अलग अलग रीजन्स के अंदर, डेमोग्राफिक रीजन्स के अंदर। अगर आपने पढ़ा है साइबर एथिक तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है डिजिटल डिवाइड, जिस पे हमेशा एक क्वेश्चन भी आता होता है, व्हाट इज़ डिजिटल डिवाइड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है डिजिटल डिवाइड का। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अगर टेक्नोलॉजी महंगी सस्ती का तो कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर कोई दूरी पे है कोई स्थान तो महंगी सस्ती का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कंप्यूटर ही नहीं चलाने आएंगे हाई परफॉर्मेंस के, तो वो सीखेंगे कैसे और सिखाएंगे कैसे? तो इसका आंसर आएगा 3rd वाला कि लैक ऑफ हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। तो ये क्या है, डिजिटल डिवाइड का क्या है रीजंस, डेमोग्राफिक रीजंस का क्या है रीज़न नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीज़न फॉर डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड का रीज़न नहीं है पूछा इसने। अब रीज़न नहीं है तो बाकी सारे तो रीज़न है। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की कॉस्ट महंगी है, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब कि कॉस्ट उसकी हाई है, तो वो डिजिटल डिवाइड का एक क्या हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट हाई है तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, जो गरीब लोग हैं दूर दूर रहते हैं वो नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जिनको इंफॉर्मेशन ही नहीं है चलाना कैसे करना कैसे है वो कैसे यूज़ कर पाएंगे। चौथा ऑप्शन है लैक ऑफ एक्सेस टू बी डिसेबल्ड। अब मेन क्या है, एक्सेस कैसे करना है वो भी डिसेबल है। तीसरा है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को एक्सेस करना। अब ये कोई रीज़न नहीं बनता डिजिटल डिवाइड का, तो इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद आए थे हम 34th क्वेश्चन के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ इनक्रिप्टिंग डाटा इज सीजर साइफर वेयर ओरिजिनल डाटा इज रिप्लेस्ड बाय ए की करेक्टर like if a key is -2 then A will be displaced by Y, B replaced by Z and so on. If the key is 2, every letter is replaced by its next to next letter, means letter A will be replaced by C, the letter B is replaced by D and so on. What will be the replacement of the word computer? अब क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड, इनक्रिप्टिंग का मेथड है कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर, उसके अंदर कह रहा है कि ओरिजिनल डाटा को रिप्लेस करते हैं की करेक्टर लाइक इफ़ की -2 तो देन ए विल बी रिप्लेस्ड बाय वाई, तो ए को रिप्लेस करता है वाई से, बी को रिप्लेस कर देता है जेड से। कह रहा है कि इफ़ की इज 2, अगर की क्या है 2 है तो एवरी लेटर इज रिप्लेस बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, तो हर एक लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से क्या कर देगा वो रिप्लेस कर देगा। ए लेटर विल बी रिप्लेस्ड बाय सी, द लेटर बी रिप्लेस्ड बाय डी, सोन। मतलब कि ए को क्या कर दिया, ए के बाद 2 जोड़ देगा तो सी बन जाएगा, बी के बाद 2 जोड़ेगा तो डी बन जाएगा, सोन। तो उसी तरह कंप्यूटर के लिए देखिए सी है, सी को अगर आप 2 जोड़ेंगे अब क्या बनता है, ई बनता है। तो ई वाले क्या है, यहाँ पे चारों ही ई वाले हैं, उस पर कैपिटल ई आएगा क्योंकि कैपिटल सी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तो पहले ही कट हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों कट हो गए, तो पहला और डी वाला रह गया। उसके बाद ओ छोटा है, तो ओ छोटा है, ओ के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन से वाला है, ओ के बाद कौन से वाला है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उसके बाद एम के बाद कैपिटल ओ आना चाहिए, तो कैपिटल ओ किस में आ रहा है, यहाँ पे
सिर्फ डी वाले के अंदर आ रहा है। तो इसका ऑप्शंस का आंसर आएगा डी, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, कर क्या रखा है, इसने क्याऊ क्याऊ दोनों में कर दिया, तो वो छोटा क्याऊ है, दोनों में ही सेम है। तो हम देखेंगे फिर तीसरे वाले को, तीसरे वाला क्या है, एम, तो एम के बाद इसने लगा रखा है ओ, तो कैपिटल ओ आएगा क्योंकि वहाँ पे कैपिटल एम है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 35 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल। अब यह देखिए क्वेश्चन फॉर्म वाले लेसन से भी आ गया, जो फॉर्म एंड फ्रेम वाला लेसन है ना, उसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मेल एंड फीमेल की ये रेडियो बटन लगा रखा है यहाँ पे, अपने को करेक्ट कोड बताना है। इसमें से 4 कोड दिए हुए हैं, करेक्ट कोड बताना है। तो इसमें पहला कोड है, देखिए, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो नेम जेंडर वैल्यू मेल मेल, फिर बी आर टैग लगा दिया, इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर वैल्यू फीमेल फीमेल। ये आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बुक के अंदर भी है। इसमें फिर बी ऑप्शन है, देखिए रेडियो बटन दे रखा है यहाँ पे, क्या, इनपुट टाइप, और रेडियो बटन कभी भी इनपुट टाइप नहीं होता। उसके बाद है थर्ड वाला सी है, इनपुट टाइप टू रेडियो नेम जेंडर वैल्यू। अब यहाँ पे जेंडर के बाद इसने टैग ही बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, टैग बंद नहीं होता कभी भी। उसके बाद है डी वाला, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो नेम जेंडर वैल्यू मेल, वैल्यू मेल देने के बाद टैग बंद करने के बाद जो हमें शो करवाना है यहाँ पे मेल या फीमेल, वो भी लिखना पड़ता है, बट इसने लिखा नहीं, तो इसका आंसर पहला बिल्कुल सही है, ए वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि गगनदीप हैज़ रिटन द फॉलोइंग कोड टू डिस्प्ले एन इमेज इन बैकग्राउंड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। कह रहे कि गगनदीप हैज़ रिटन द फॉलोइंग कोड, गगनदीप ने एक कोड लिखा है टू डिस्प्ले एन इमेज इन बैकग्राउंड, कोई भी मतलब कि जो डिस्प्ले करने के लिए इमेज को बैकग्राउंड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड को क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। तो देखिए कोडिंग क्या है, बॉडी बीजी ग्राउंड, तो इक्वल टू में एनिमल्स डॉट JPG, तो बट ही इज़ नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड आउटपुट। उसने, अब देखिए बॉडी बीजी ग्राउंड, ये बैकग्राउंड लगाने का कोड ही नहीं है, ये गलत कोड है, तो वो डिज़ायर्ड आउटपुट कहाँ से मिलेगी उसको। तो इसका आपको पता होगा, बॉडी के अंदर जो बैकग्राउंड होती है उसको लेके आने के लिए एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, वो एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहले में बॉडी बीजी दिया हुआ है, दूसरे में बैक दे रखा है, तीसरे में BGI इमेज, और चौथे में बैकग्राउंड। तो बिना देखे फोर्थ वाले को हम टिक कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड वहीं पे यूज़ हुआ है। उसके बाद आते हैं हम 37 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू अवॉइड प्लेगरिज्म व्हेन यूजिंग मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट। कह रहे कि कौन सा तरीका है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं जब हम इंटरनेट से मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। पहला है साइटिंग, दूसरा है पैराफ्रासिंग, तीसरा है रेफरेंसिंग, चौथा है एम्बेडिंग। तो देखिए साइटिंग का भी, आपने अगर प्लेगरिज्म की टॉपिक को पढ़ा हो तो वहाँ पे उन्होंने यही बताया कि अगर आपने प्लेगरिज्म अवॉइड करनी है, नेट से अगर आप कॉपी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, एक तो आप अपने टेक्स्ट को या पैराग्राफ को साइटिंग कर दीजिए, इन्वर्टेड में लीजिए, पैराग्राफ बनाइए उसका, और रेफरेंसिंग दीजिए, रेफरेंस मतलब कहाँ से आपने उसको कॉपी किया है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो वो आपका प्लेगरिज्म के अंडर नहीं आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आने चाहिए, इसका आंसर आएगा सी वाला। क्या ऑप्शन आएगा इसका आंसर, सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और कमेंट करना कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ नहीं आ रहा, तभी मैं आपकी क्वेरी का आपको हाथों हाथ साथ की साथ रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 38, टैग टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट में पासवर्ड फील्ड बनानी है, अब जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते ना, वो क्या करते हैं, फटाफट क्या करते हैं, पासवर्ड वाले पे टिक लगा देते हैं, ए आंसर पे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए भी सेम आपको वही टैग यूज होता है जो टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए यूज होता है। टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए भी इनपुट टैग का यूज किया जाता है, और पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए भी इनपुट टैग का यूज़ होगा। बट फ़र्क क्या होगा, जो टेक्स्ट फील्ड होगी उनके अंदर हमने टाइप डाल देंगे टेक्स्ट, और इसके अंदर टाइप डाल देंगे हम, क्या टाइप डालेंगे, पासवर्ड। ठीक है, बस ये फ़र्क होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला, इनपुट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
टैग इज यूज टू डिफाइन ऑप्शंस इन ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। मान लीजिए आपने क्या करना है, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट मान लीजिए आपको बहुत सारी फॉलोइंग सिटीज़ हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करनी है। उस तरह की कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, मुंबई, इस तरह से अलग अलग लिस्ट है, उनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो इस तरह की अगर आपको लिस्ट बनानी है तो ये लिस्ट कैसे बनेगी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिलेक्ट का यूज़ करेंगे, लिस्ट का यूज़ करेंगे, ड्रॉप डाउन का यूज़ करेंगे या ऑप्शन का। तो याद रखिएगा हमेशा ही ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए ऑप्शन टैग का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? ऑप्शन टैग का। तो इसका आंसर होएगा बेटा ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद आ जाते हैं 40th क्वेश्चन के ऊपर। 40th क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर। कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फ्लोइंग द करेक्ट वे, कौन सी चारों ऑप्शंस में कौन सा वे करेक्ट है कि क्रिएट ए लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर में हमने क्या करना है, लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे देखिए पहला दे रखा है OL अल्फा। अल्फा कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, तो पहले वाला हमारा क्या हो गया, गलत है ये आंसर। दूसरा है OL टाइप इक्वल टू में ए। OL टाइप इक्वल टू में ए, बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर है हमारा, क्योंकि टाइप हमने छोटे केस में लेके आने हैं। तो छोटी ABC लिखी हुई है, इसने ए ले लिया टाइप उसका। तीसरा लिखा हुआ है OL लेटर इक्वल टू में ए, लेटर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता, तो तीसरा गलत, और नन ऑफ द है ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा बी वाला, क्योंकि यहाँ पे OL ऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या हो, छोटा है, मतलब कि छोटे में आ जाएँ सारे के सारे। छोटे में सारे टेक्स्ट नहीं आएंगे, छोटे में सिर्फ उसकी जो लिस्ट की सीक्वेंस है ABC वो छोटे में आएगी। उसके बाद सेक्शन C पे आ जाते हैं हम। सेक्शन C में देखिए केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। तो बच्चों इस बार केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे, तो ध्यान रखिएगा इसको आप। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं हम। गीतिका हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड हर सोशल अकाउंट्स। गीतिका ने क्या किया, अपना अभी अभी एक सोशल अकाउंट्स क्रिएट किया। शी इज़ वेरी एक्साइटेड एज शी वेटेड सो लॉन्ग टू गो ऑनलाइन। कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है क्योंकि वो ऑनलाइन जाना चाहती है, उसने बहुत वेट किया ऑनलाइन जाने के लिए। शी हैज रिसेंटली आल्सो गोट एडमिशन इन प्रेस्टिगियस हाई स्कूल एंड डज नॉट नो मैनी स्टूडेंट। उसने क्या किया, अभी अभी एक स्कूल के अंदर एडमिशन लिया और वो सभी लोगों को नहीं जानती। व्हेन शी लॉग्स इनटू हर सोशल मीडिया ए फ्यू डेज लेटर शी फाइंड दैट समवन इज पोस्टिंग नेगेटिव demeaning comments on her social media profile. She is also getting repeated mails from unknown people. कह रहे कि उसने जब अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लॉगिन किया तो देखा कि उसे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हुए हैं, पोस्ट आई हुई हैं उसकी सोशल मीडिया के ऊपर, और वो बार बार उसको अननोन लोगों से क्या हो रही है, मेल्स रिसीव हो रही है। वेन एवर शी गोज ऑनलाइन शी ट्रोल्ड बाय मल्टीपल अननोन पीपल। तो कह रहे कि जब भी वो ऑनलाइन जाती है तो उसको जो अननोन पीपल हैं वो क्या करते हैं, ट्रोल करते हैं। तो अब देखिए इसके ऊपर हमें क्या करना है, 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आएगा आपका पेपर, फाइनल पेपर जो टर्म फर्स्ट का है भी इसी तरह से आएगा, सेम पैटर्न आएगा। तो आप अच्छे से समझ लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, बस बीच में लैंग्वेज चेंज होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गीतिका इज ए विक्टिम। गीतिका किस चीज़ की विक्टिम होगी है? पहला है एविस ड्रॉपिंग, सेकेंड है प्लेगरिज्म, तीसरा है फिशिंग, और चौथा है साइबर स्टॉकिंग। अब देखिए एविस ड्रॉपिंग तो कुछ भी नहीं है। प्लेगरिज्म में क्या होता है, हम किसी और के वर्ड चोरी कर लेते हैं, किताबें चोरी कर लेते हैं, डाटा चोरी कर लेते हैं, तो वो भी नहीं है इसके अंदर। फिशिंग में क्या होता है, हम लिंक भेजते हैं उसको, तो वो लिंक पे क्लिक करता है, उसका हम डाटा चोरी कर लेते हैं, ये भी नहीं है। यहाँ पे तो क्या कर रहा है, उसके ऊपर नज़र रख रहा है बंदा, जब भी वो ऑनलाइन आती है उसको पोस्ट कर देते हैं, वो कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पे साइबर स्टॉकिंग है। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है बच्चों, साइबर स्टॉकिंग में कोई बंदा क्या करता है, आपके ऊपर प्रॉपरली सोशल मीडिया पे आपके ऊपर नज़र रखता है कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑनलाइन नहीं आ रहे, सारी आपकी एक्टिविटी भी नज़र रखी जाती हैं। तो वो आपको क्या करते हैं, बुली करते हैं, उस टाइम पे ट्रोल करते हैं। तो वो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा डी वाला, क्या आएगा, साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, अगर आपने साइबर एथिक लेसन जो है अच्छे से क्लियर है आपको, तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक। कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा एक्शन उसको उसके अगेंस्ट जो है उठाना चाहिए। पहला है शी शुड स्टॉप गोइंग ऑनलाइन। अब देखिए कि कह रहे कि उसको ऑनलाइन जाना बंद कर देना चाहिए और अपना अकाउंट ही डिलीट कर देना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? किसी से डर के हम अपना अकाउंट डिलीट करेंगे? नहीं, गलत आंसर है। शी शुड नॉट शेयर दिस विद एनीवन एज शी माइट फेस मोर ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर। कह रहे कि उसको किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो और ऐसी
मुसीबतों में पड़ सकती है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है शी शुड फाइल ए कंप्लेंट एट द नियर। अब देखिए वो कंप्लेंट भी कर देगी तो क्या होगा, वो आज एक के खिलाफ कंप्लेंट करेगी, बट उसको तो पता ही नहीं कौन बंदा है, किसके खिलाफ कंप्लेंट करेगी, कुछ भी नहीं होगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। डी आंसर है इसका, शी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज़। उसे क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए और स्कूल अथॉरिटीज़ के नोटिस में आना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा डी वाला। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आफ्टर हेयरिंग हर ऑर्डिल the school decided to publish a set of moral principles that determine the appropriate behavior of students while using the internet. The school is referencing, कह रहा है कि जब उसकी बातें सुनी स्कूल ने तो उन्होंने क्या कर दिया, एक रूल निकाला बिहेवियर्स का स्टूडेंट्स के ऊपर, मोरल प्रिंसिपल्स निकाले कि जब भी आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। तो स्कूल को उसके लिए क्या रेफरिंग करेगा, तो पहला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दूसरा है इंटरनेट प्राइवेसी, तीसरा है कंप्यूटर एथिक्स, चौथा है साइबर एथिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके कुछ एथिक्स होते हैं ना, बिहेवियर्स होते हैं, तो यहाँ पे चौथे वाला आंसर सही होगा कि उनको हमें साइबर एथिक्स सिखाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 44th क्वेश्चन, गीतिका इज एडवाइज बाय हर बेस्ट फ्रेंड सीरत। गीतिका को उसकी किसी बेस्ट फ्रेंड सीरत ने एडवाइस किया, सीरत टू प्रोटेक्ट हर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अटैक्स बाय अदर। कह रहा है कि उसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ताकि उसको कोई इंटेंशनल या अनइंटेंशनल अटैक ना कर सके। दिस इज आल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिजिटल राइट, कॉपीराइट, डाटा प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। डिजिटल राइट नहीं कहेंगे क्योंकि ये कोई डिजिटल राइट, उसको कोई राइट्स नहीं मिल गया। ठीक है, कॉपीराइट भी नहीं कहेंगे, कोई कॉपीराइट तो किसी मीडिया के ऊपर कोई चीज़ हमने कुछ बनाई है उसके ऊपर कॉपीराइट्स मिलते हैं। इसका आंसर आएगा सी, डाटा प्राइवेसी, डाटा को हाइड कर लेना, अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेना। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, डाटा प्राइवेसी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों 45 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द कंप्यूटर टीचर ऑफ गीतिका class decide to take an online session on the topic netiquettes which generally includes। कह रहे कि कंप्यूटर टीचर जो है गीतिका की, उसने क्या किया, डिसाइड किया ऑनलाइन सेशन लेना है उसने नेटिक्वेट्स के ऊपर, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए पहला है सेफ गार्डिंग वंस पासवर्ड एंड सेंसिटिव ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, लॉगिंग आउट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स आफ्टर द सेशन, नॉट बुलिंग और ट्रोलिंग एनीवन बाय डिसरेस्पेक्टिंग देम और पासिंग इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए चारों की चारों चीज़ें किसके अंदर आती हैं, नेटिक्वेट्स के अंदर ही आती हैं। अगर आपने नेटिक्वेट्स पढ़ा हो तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं नेटिक्वेट्स के अंदर आएंगी। तो ये इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा केस स्टडी सेकंड आ जाती है, क्वेश्चन नंबर केस स्टडी देखते हैं। इसके अंदर पहले क्या है, देखिए इसमें एक प्रोग्राम बनाया हुआ है HTML का। प्रोग्राम क्या है, HTML बॉडी फिजिकल येलो, सेंटर H1 अवर कंट्री इंडिया, IMG SRC इंडिया, ये सारा का सारा हमारा देख लीजिएगा, आप से स्क्रीनशॉट लेना ना। हम पहले क्वेश्चन में जाते हैं। इसके पहला क्वेश्चन है चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन फर्स्ट। लाइन फर्स्ट को फिलअप करने के लिए करेक्ट ऑप्शन बताइए। ऑप्शंस हैं H1, H6, H6, H1। तो लाइन फर्स्ट में जाएंगे हम। अब लाइन फर्स्ट में देखिए H1 को क्लोज किससे किया जाएगा, H1 को क्लोज किससे किया जाएगा, H1 को क्लोज करने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश। तो इसका आंसर आएगा डी वाला। कौन सा आंसर आएगा बेटा, डी आंसर आएगा इसका, फॉरवर्ड स्लैश। ध्यान रखिएगा इसमें देखिए H6 ये तो दोनों गलत हैं, रह गए H1 तो दूसरे वाला तो बैकवर्ड स्लैश है ए वाला, तो इसका आंसर डी वाला आएगा। उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिलअप लाइन 2। अब लाइन 2 को फिलअप करने के लाइन 2 में देखते हैं क्या है। लाइन 2 में दिया हुआ है फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर दे रखा है रेड, साइज 5। अब उसके बाद डैश लगा रखा है, डैश इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन। अब बच्चों ये क्या है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का फेस है। क्या है, फॉन्ट का फेस, जबकि MS वर्ड में इसको स्टाइल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, फेस आना चाहिए। तो हम देखते हैं वहाँ पे फेस वाला ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो इसका
बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन 3। अब लाइन 3 को फिलअप करने के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो लाइन 3 में क्या है देखते हैं हम। सम फैक्ट्स अबाउट इंडिया आर एज फॉलोज डैश डैश के बाद इसने क्या कर दिया, पैराग्राफ टैग को बंद कर दिया। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दीजिए, लाइन 3 में यहाँ पे आएगा क्या। अब यहाँ पे ऊपर हम टैग देखते हैं कौन कौन से खुले हुए हैं। फ़ॉन्ट टैग खुला हुआ है, फ़ॉन्ट कलर, उसके बाद यहाँ पे हमने फेस लगा दिया, टाइम्स न्यू रोमन बंद हो गया, उसके बाद ये लाइन लिख दी, सुपरस्क्रिप्ट बंद हो गया, फ़ॉन्ट बंद नहीं हुआ कहीं पे भी। तो इसका आंसर आना चाहिए फ़ॉन्ट, क्योंकि पैराग्राफ टैग यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो ये पैराग्राफ टैग लगा हुआ है और लास्ट में पैराग्राफ टैग बंद हुआ है। बट उसके बाद जो फ़ॉन्ट टैग लगा हुआ है, फ़ॉन्ट टैग कहीं भी बंद नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ़ॉन्ट टैग आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फ़ॉन्ट, क्लोजिंग फ़ॉन्ट फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो इसका आंसर आएगा फ़ॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 क्वेश्चन पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन 4। लाइन 4 को फिल करने के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा। तो लाइन 4 में देखते क्या है, आसान से क्वेश्चन है बेटा ये तो। अगर आपको HTML आती है तो आप इजीली कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो लाइन 4 में क्या है देखिए, लाइन 4 में आपको पहले UL लगा हुआ है, लिस्ट एरिया अप्रोक्स। अब यहाँ पे देखिए आप लिस्ट स्क्वायर मीटर के बाद खाली छोड़ दिया इसने डैश। अगली लाइन में LI नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन अप्रोक्स 3200 किलोमीटर LI को क्लोज कर दिया। अब आपको पता लग गया होगा लाइन 4 में क्या बंद नहीं किया इसने लिस्ट को बंद नहीं किया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्लोजिंग लिस्ट। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, क्लोजिंग लिस्ट वाला इसका कौन सा ऑप्शन है, क्लोजिंग लिस्ट वाला ऑप्शन है इसमें /LI B। क्या आंसर आएगा इसका, B। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप द लाइन 5। लास्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन कि आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है इसके अंदर, लाइन 5 के अंदर। लाइन 5 में देखिए इसने LI को बंद कर दिया। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे इसने UL को स्टार्ट किया था बट UL को कहीं पे क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पे पहले बॉडी से पहले क्या होगा, UL क्लोज होगा। तो UL क्लोज होगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्लोजिंग UL। तो इसका आंसर आएगा क्लोजिंग UL कौन सा है, D वाला आंसर। तो इस D वाले आंसर पे टिक करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसी तरह से हमारा ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर क्या हो गया है, हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये सैम्पल पेपर इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ HTML और साइबर एथिक्स के क्वेश्चन थे। ये सैम्पल पेपर CBSE ने भेजा है पैटर्न के तौर पे, और ये इसी तरह का सैम्पल पेपर आपका जो टर्म फर्स्ट का पेपर आएगा इसी सैम्पल पेपर के बेस होगा बिल्कुल। तो आप इसी सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिएगा। आपकी ईजिली आप फुल बाय फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। आपका 25 नंबर का पेपर होगा टर्म फर्स्ट का, और 25 नंबर की ही आपकी क्या होगी, जो प्रैक्टिकल्स हैं आपके टीचर्स ने आपको दी होंगी बनाने के लिए, जिसमें रिपोर्ट फाइल है, वेब पेज है, प्रोजेक्ट है, वाइवा है, वो सब कुछ है। अगर आपको नहीं पता प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है, रिपोर्ट फाइल कैसे बनानी है, या वेब पेज कैसे बनाना है, तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको, मेरे पास इतने सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, इतनी रिपोर्ट फाइल्स बनी हुई हैं, मैं आपको उनमें से कोई भी रिपोर्ट फाइल्स के टॉपिक आपको बना के दिखाऊंगा, ईजिली आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।